गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है, एज यूजुअल हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहेगा, रैदर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे क्योंकि कल भी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ अ हॉलीडे। कल जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था और मंडे से वापस फिर हम लोग अपना रिवीजन सेशन इंक्लूड करते हुए आगे चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। वेन इज द पराक्रम दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं? तो हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 23 ऑफ जनवरी को। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पराक्रम दिवस की ग्रीटिंग्स एक्सटेंड की थी कंट्री को 23 ऑफ जनवरी को, क्योंकि इस दिन हमने सुभाष चंद्र बोस जी की 127th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। और पराक्रम दिवस का एम है कि हम फियरलेसनेस लोगों के अंदर डाल सकें या उसको जगा सकें और पैट्रियटिज्म की फीलिंग उनके अंदर इंस्पायर हो जाए, स्पेशली इन द यूथ। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 ऑफ जनवरी 1897 में। कहाँ पे? कटक उड़ीसा के अंदर। और बाद में जाके इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बाद में ये सर्व किए थे एज द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट भी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन इनका रेजिग्नेशन हो गया था या इन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट विद द महात्मा गांधी। ओके, 1939 में जाके इन्होंने अपना खुद का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जहां पे इन्होंने कोशिश की थी कि एंटी ब्रिटिश फोर्सेस को यूनाइट किया जाए इंडिया के अंदर। फाइन, तो ये कुछ बातें हो गई सुभाष चंद्र बोस जी के रिगार्डिंग। पराक्रम दिवस हम इन्हीं को ट्रिब्यूट पे करने के लिए मनाते हैं कब? 23 ऑफ जनवरी को। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिकेम द एंकर इन्वेस्टर इन इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? इंडिया की जो सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसमें हाल ही में किस ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एंकर इन्वेस्टर बना दिया गया है? तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हाल ही में ये बन चुकी है एंकर इन्वेस्टर इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। इसको आप सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं और इसके 8 ऑपरेशनल सोलर पावर जनरेशन एसेट हैं फिलहाल। ठीक है, तो AIIB इन्वेस्ट करेगा 4.86 बिलियन रुपीज, जिसको आप 58.4 मिलियन डॉलर्स के टर्म्स में समझ सकते हैं, इनटू SEIT। और AIIB का एम क्या है कि 50% इनकी अप्रूव्ड फाइनेंसिंग हो सके टुवर्ड्स द क्लाइमेट फाइनेंस बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली बस एक लाइन में आपको याद रखना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंकर इन्वेस्टर हो चुकी है इंडिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की। ठीक है, AIIB का हेडक्वार्टर्स अगर आपसे पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है बीजिंग, चाइना के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ए ऑप्शन। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, इन्होंने इनॉग्रेट किया हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन को। कब? कल किया था, यानी कि 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के दौरान। और इस कैंपेन को लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका बेसिक एम है कमिटमेंट को रीअफर्म करना टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे शेयर्ड वैल्यूज को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, इसकी कुछ डिफरेंट थीम्स रखी गई थी, जैसे कि सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति अभियान, इस तरह के इनके थीम थे। और 5 प्राण गोल्स में क्या क्या आता है? इंडिया को डेवलप्ड बनाना और जो भी स्लेव मेंटालिटी है उसको इरेडिकेट करना, कल्चरल प्राइड को इम्ब्रेस करना, यूनिटी को प्रमोट करना और नेशनल प्रोटेक्टर्स को रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि इसको इसी दिन इनॉग्रेट किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करेगा? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यहाँ पे एक मिनिस्ट्री और है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है डी ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक्चुअली आपने RODTEP स्कीम के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या चीज़ है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। तो इसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ सामने आई थी कि सेंटर का फिलहाल कोई प्लान नहीं है कि वो इस स्कीम को मॉडिफाई करेंगे फॉर द एक्सपोर्टर्स, डिस्पाइट कि US ने एंटी सब्सिडी ड्यूटीज लगाई हुई हैं। ठीक है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2021 में और
इस स्कीम ने रिप्लेस किया था MEIS को टू रिफंड द नॉन रिकवरेबल एम्बेडेड टैक्स और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के पर्पज से। इस स्कीम का एम है जो प्रीवियसली लो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स थे उनको एड्रेस करना बाय फैसिलिटेटिंग ड्यूटी एंड टैक्स रेमिशन फॉर द एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्कीम है किस वजह से न्यूज़ में आई, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। कोई भी स्कीम या कोई भी कैंपेन अगर न्यूज़ में आता है तो यूजुअली आपसे बस इतना ही पूछते हैं कि वो किस मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम किस मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसको कि सिलेक्ट किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। इसको ऑनर किया गया विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर आउटस्टैंडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट। ठीक है, ये एनुअल अवार्ड है जिसको कि सेंटर इंस्टीट्यूट करती है। इसमें इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनर किया जाता है या एक्नॉलेज किया जाता है इंडिया के अंदर इनके सेल्फलेस सर्विस के लिए इन डिजास्टर मैनेजमेंट फील्ड। और ये जो अवार्ड है ये सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 23 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं। और इसमें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको 51 लाख रुपीस कैश प्राइज दिया जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल है तो फिर उसको 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए 51 लाख रुपीस, अगर इंडिविजुअल है तो 5 लाख रुपए से उसको ऑनर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये पुरस्कार किसको दिया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। नेक्स्ट है, what is the name of the artificial intelligence based application recently launched by the central government for providing the study materials in regional languages? उस AI based application का नाम क्या है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है? पर्पस क्या है? स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना रीजनल लैंग्वेजेस में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अनवील किया है अनुवादिनी एप्लीकेशन को, जो कि एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है और इसमें जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है एजुकेशन के सेक्टर में, और ये अलाइन होता है हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। बेसिक एम है कि हम डिजिटल स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करें सभी कोर्सेज में इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर जो कि मौजूद हैं हमारे 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। और डायरेक्टिव्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंस्ट्रक्ट किया है UGC, AICTE और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कि वो इंश्योर करें कि स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है रीजनल लैंग्वेजेस में, जिससे कि जो लोग हैं वो अपने खुद की मदर टंग में स्टडी कर सकें प्रॉपरली। ठीक है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है अनुवादिनी एप्लीकेशन। साथ ही हाल ही में जो गिर कैटल ब्रीड है ये भी आजकल चर्चे में आई थी। किस वजह से? क्योंकि इंडिया ने हाल ही में इंपोर्ट कराए हैं 40,000 डोसेज ऑफ बुल सीमेन। कौन सी कंट्री से इंपोर्ट कराए हैं? ब्राज़ील कंट्री से, ताकि हम अपनी कंट्री में मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकें थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ गिर एंड कंकरेज कैटल ब्रीड्स, जो कि जाने जाते हैं अपने स्ट्रेस टॉलरेंस और रेजिस्टेंस के लिए टू द ट्रॉपिकल डिजीजेस। ठीक है, तो गिर की बात करें तो ये एक इंडियन बॉर्न डेयरी कैटल ब्रीड है जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द गिर हिल्स गुजरात। और ये जो ब्रीड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ग्लोबल लेवल पे, और जैसे कि कुछ कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, USA, वेनेजुएला और मैक्सिको वगैरह, वहाँ पे तो ये ब्रीड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो गिर कैटल ब्रीड आजकल चर्चे में आई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से इंडिया की स्टेट है जहाँ पे नेटिव है, तो आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन बैंक कंडक्टेड द फर्स्ट एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL's ITFS प्लेटफॉर्म? कौन सी इंडिया की बैंक है जिसने कंडक्ट किया पहला एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म? तो यहाँ पे आपका आंसर है ए ऑप्शन, यस बैंक। यस बैंक जो है वो पहला इंडिया का बैंक बन चुका है जिसने कंडक्ट किया एक एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म ऑफ RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड। तो ये कोलैबोरेशन एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहा यस बैंक के लिए, जिसके थ्रू वो अपने क्रॉस बॉर्डर बिजनेस को बढ़ाएंगे और डिजिटल बनेंगे। साथ ही इस पार्टनरशिप की हेल्प से जो अरेंजमेंट है क्रेडिट का फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स फ्रॉम इंडियन एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वो काफ़ी ज़्यादा अलाउ किया जाएगा थ्रू फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग एंड अदर ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज। ठीक है, तो यस बैंक जो है ये कंडक्ट कर चुका है अपना पहला एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL के ITFS प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी हेल्ड? तो जो पहली मीटिंग है सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी की, ये हाल ही में हुई है 18 जनवरी को। कहाँ पे? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जो कि लाई करती है नई दिल्ली में। इस मीटिंग को चेयर किया है सौरभ गर्ग ने।
सौरभ गर्ग कौन है बेसिकली? ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल ऑडिट की बात करें तो सोशल ऑडिट एक फॉर्मल इवैल्यूएशन होता है कंपनी के प्रोसीजर और एफर्ट का, जो कि रिलेटेड होते हैं इनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंड सोसाइटल इम्पैक्ट से। तो ये एग्जामिन करता है कि जो कंपनी है वो अपने CSR ऑब्जेक्टिव को क्या फुलफिल कर रही है या फिर नहीं, और साथ ही एक अपॉर्चुनिटी देता है टू आइडेंटिफाई ऐसे एरियाज जहाँ पे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पहली मीटिंग है सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी की, ये कंडक्ट हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इसमें से किस चीज से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अनवील किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को ड्यूरिंग द अयोध्या लाइव कंसेक्रेशन सेरेमनी, जहां पे रूफटॉप सोलर पैनल्स को टारगेट किया गया ऑन 1 करोड़ हाउस होल्ड। इस इनिशिएटिव की हेल्प से हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं एनर्जी के मामले में, साथ ही इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एम्फेसाइज की जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को काफी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें की फीचर्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना सभी लो और मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स में, साथ ही नेशन वाइड रूफटॉप सोलर एडॉप्शन कैंपेन को इंकरेज करना और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना अंडर द एग्जिस्टिंग नेशनल रूफटॉप सोलर स्कीम। तो ये जो मूव है हमारा, ये अलाइन करता है गवर्नमेंट के कमिटमेंट के साथ टू हार्नेस द सोलर पावर फॉर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस चीज से रिलेटेड है? आंसर है ए ऑप्शन, रूफटॉप सोलर पैनल्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज साइक्लोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। एक्सरसाइज साइक्लोन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? ए ऑप्शन है आंसर, इंडिया एंड इजिप्ट। ये सेकेंड एडिशन है और ये ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस ड्रिल है बेसिकली बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। इस साल ये कहाँ पे हो रहा है? तो आंसर है इजिप्ट। ठीक है, कब से कब तक हो रहा है? 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक। और इंडियन आर्मी का कंटिजेंट जिसमें कि 25 पर्सोनल्स मौजूद थे फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज का फोकस है कि बायलेटरल मिलिट्री कोऑपरेशन को इन्हांस करना और साथ ही जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको समझना इन द डेजर्ट टेरेन अंडर UN चार्टर। साथ ही इसमें 3 फेजेस रहेंगे। कौन कौन से? पहला है मिलिट्री एग्जीबिशन, सेकेंड है IED ट्रेनिंग और थर्ड है ज्वाइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज, जिससे कि स्ट्रॉन्गर टाइज हम क्रिएट कर सकें बिटवीन द 2 फ्रेंडली नेशंस। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा। एक्सरसाइज साइक्लोन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हो रहा है? इंडिया और इजिप्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल के लिए वेन्यू क्या रखा गया इस एक्सरसाइज के लिए, तो आंसर इज इजिप्ट। यहाँ पे एक और एक्सरसाइज है जो आजकल चर्चे में आ गई थी, इसका नाम है एक्सरसाइज खंजर। कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है ये? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, इस साल जो एक्सरसाइज हो रही है वो इसका 11th एडिशन है, जो कि हो रहा है बकलो हिमाचल प्रदेश स्टेट में। और ये एक एनुअल इवेंट है जिसका वेन्यू हर साल बदलता है, यानी कि एक साल वो इंडिया में की जाती है और दूसरे साल किर्गिस्तान में होती है। तो इंडियन आर्मी का जो पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका एम है डिफेंस टाइज को मजबूत करना, टेररिज्म कंसर्न्स को एड्रेस करना और बायलेटरल रिलेशंस को फॉस्टर करना। ठीक है, तो 2 बातें यहाँ पे भी पूछी जा सकती हैं। खंजर कौन से 2 कंट्रीज के बीच का एक्सरसाइज है? इंडिया और किर्गिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए कि इस साल के लिए वेन्यू कहाँ पे है या वेन्यू कौन सी जगह है, तो आंसर है इंडिया, इंडिया का हिमाचल प्रदेश स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024। इसमें से कौन सी प्लेयर हैं जिन्होंने वुमेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024 का खिताब जीत लिया है? ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, ताई जू यिंग। इन्होंने जीता है इंडिया ओपन 2024 वुमेन सिंगल्स का टाइटल। किसको हरा के? चेन फू फेई को हरा के, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं। साथ ही इनके बारे में याद रखिएगा कि ताई जू यिंग जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। और जो 2024 का इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट था ये कब से कब तक हुआ? 16 से लेकर 21 जनवरी तक। और इसके लिए प्राइज मनी कितना रखा गया था? $8,50,000। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024 के विनर कौन हैं। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है Mamani Ethnic Food Festival which was seen in the news is associated with which state or the union territory। ये जो फूड फेस्टिवल है किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो इसको हम मनाते हैं लद्दाख के अंदर। और ये एक फेस्टिवल है जिसको कि सेलिब्रेट करते हैं न सिर्फ बुद्धिस्ट बल्कि मुस्लिम कम्युनिटीज भी इन द मेजोरिटी ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और इसके अलावा स्कुरबुचन ब्लॉक ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये कारगिल और लेह की सिटीज में मनाया जाता है।
और ये जो फेस्टिवल है ये एक टेस्टामेंट है टू द कमिटमेंट ऑफ लद्दाख कम्युनिटीज़ कि वो अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखेंगे। इसमें कुछ डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए और डाइवर्स कम्युनिटीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पिलाने के लिए इन अ शेयर्ड सेलिब्रेशन ऑफ देयर हेरिटेज। ठीक है, तो ममानी एथनिक फूड फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट है वैंग नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो वैंग नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर है यहाँ पे जिम्बाब्वे। किस वजह से न्यूज में आया था कि लगभग 160 एलिफेंट्स और कुछ और वाइल्ड लाइफ स्पेशीज हैं जिन्होंने मूव कर दिया है इस नेशनल पार्क से ड्यू टू अ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड ड्रॉट। तो ये जो पार्क है ये पार्ट है इनके कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया का। यहाँ पे सीवियर वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम चल रही है बिकॉज ऑफ सीजनल वाटर सोर्सेज जो हैं वो ड्राइड अप हो चुके हैं और जो भी और इंतजाम किए गए थे वो टोटली फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड ड्रॉट देखा गया है बिकॉज ऑफ एल नीनो वेदर फेनोमेना, जिसकी वजह से यहाँ के जो एलिफेंट्स या कुछ और स्पेशीज हैं उन्होंने माइग्रेट कर दिया है इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, तो डिस्पाइट टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम रेन्स ये जो पार्क है काफ़ी ज़्यादा रिस्क में आ चुका है और ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि आगे भी यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन रह सकती है और क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं इन द सदर्न अफ्रीकन रीजन। ठीक है, तो वैंग नेशनल पार्क थोड़ा सा न्यूज में आया था तो इसी वजह से इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ये एक जिम्बाब्वे में लाई करने वाला पार्क है। ठीक है, यहाँ पे एक और पार्क है जो आजकल चर्चे में है। कौन सा पार्क है ये? काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 मैमेलियन स्पेशीज हाल ही में डिस्कवर हुई हैं। इसमें पहला क्या है? एल्यूसिव बिंटोरॉन्ग और सेकेंड है स्मॉल क्लॉड ऑटर। ठीक है, तो ये दोनों जो नई मैमेलियन स्पेशीज हैं ये हमें काजीरंगा नेशनल पार्क से मिली हैं, इसी वजह से न्यूज में था। कहाँ पे लाई करता है? तो आंसर है असम। लास्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर इज सेट टू बी अवॉर्डेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द BCCI अवार्ड? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शुभमैन गिल, ए ऑप्शन। और क्रिकेटर शुभमैन गिल जो है वो रिसीव करेंगे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि 2 बातें इनके बारे में खास हैं। ये फास्टेस्ट हैं टू रीच द 2000 रन्स इन ODIs और साथ ही इन्होंने स्कोर किया है 500 इन द पास्ट ईयर। ठीक है, तो BCCI इसके अलावा ऑनर कर रहे हैं फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर एंड कोच मिस्टर रवि शास्त्री को विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो 2 बातें याद रखिएगा, शुभमैन गिल को अवार्ड मिल रहा है क्रिकेटर ऑफ द ईयर का और रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नवाजा जाएगा। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। इसके अलावा हमारे जो कल क्वेश्चन मिस्ड थे उनके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे रेगुलर हैं वो जानते हैं कि अगर किसी भी दिन के क्वेश्चंस हमारे इन केस मिस हो जाते हैं तो फिर हम लोग उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके कवर कर लेते हैं। तो अगर आप 15 दिन या 1 महीने तक हमारे चैनल के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आप मॉक टेस्ट में इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर जो भी आपका अभी ग्रिप है करंट अफेयर्स का वो डेफिनेटली बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर्स में। तो प्लीज़ गिव योरसेल्फ अ चांस विद GK टुडे, जिससे कि ये बातें आपको सिर्फ बातें न लगें और आप फील कर सकें कि बिल्कुल सही बातें हैं ये। ठीक है, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनूज हदसना साइनिंग ऑफ।